हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के फर्स्ट ईयर के कॉमन पेपर की, जो कि आपका सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये पेपर नंबर आपका 4 है और ये कॉमन पेपर है, यानी कि HI, VI और IDD तीनों ट्रेड के बच्चे इस पेपर का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये सभी का एक ही पेपर होता है और सबको इसका पेपर देना होता है। तो आप लोगों को तैयारी करने के लिए इसके पहले भी वीडियोज़ दी जा चुकी हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट से कराए गए हैं। इस वीडियो में आपको थर्ड यूनिट से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये सारे क्वेश्चंस। आप लोगों को कहीं अदर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो आप YT चैनल सब्सक्राइब किए हैं, यानी कि स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी, वही आपको टेलीग्राम चैनल भी सर्च करना होगा और वहां से आप लोगों को ये सारे PDFs मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों का नाम एक ही है। आप दोनों से जुड़ करके दोनों जगह से आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा थर्ड यूनिट है आज। थर्ड यूनिट में मनोविज्ञान एवं सीखना, ये हमारा टॉपिक रहेगा और इसी से संबंधित हम कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। आपके थर्ड यूनिट में 5 चैप्टर होते हैं और इन 5 चैप्टरों से आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इस बात का अध्ययन करता है इसमें कि लोग कैसे सीखते हैं, जिनमें अनुदेशात्मक प्रक्रियाएं सीखने से जुड़ी होती हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं और शैक्षिक परिदृश्य के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाएं भी शामिल होती हैं। अर्थात ये होता है मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ कि जो व्यक्ति अपनी अंतर्निहित शक्तियों को बाहर करता है और या कह लीजिए कि इसके माध्यम से उजागर करता है और अपने जीवन को जीने में कहीं ना कहीं सरल बनाता है, या कह लीजिए उसके जीवन जीने में कहीं भी कठिनाई फिर नहीं आती है। अपनी अंतःशक्तियों को जागृत कर वो हर चीज़ सीखने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि शिक्षकों के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इम्पोर्टेंस फॉर टीचर्स, तो इसके बारे में हम ये जानेंगे कि यह शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि छात्र कैसे सीखते हैं, सीखने की कठिनाइयों की पहचान कैसे करते हैं और प्रभावी शिक्षण विधियां हम कैसे विकसित कर सकते हैं बच्चों के लिए, और उनके लिए सहायक वातावरण कैसे हम बनाएं ताकि बच्चे वहां पर शिक्षा ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि शैक्षिक मनोविज्ञान पाठ्यक्रम विकास में कैसे मदद करता है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो पाठ्यक्रम है, ये संज्ञानात्मक विकास और सीखने की प्रक्रियाओं को कहीं ना कहीं अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो छात्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है और सीखने की शैलियों को भी ये पूरा करता है, पाठ्यक्रम को निर्मित करता है और उसकी सहायता से बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि कक्षा प्रबंधन के मुद्दों को संबोधित करने में शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान कक्षा के व्यवहार को प्रतिबंधित करने, सकारात्मक सीखने के माहौल को बनाए रखने और व्यक्तिगत छात्र की ज़रूरतों को संबंधित करने के लिए ये रणनीतियाँ प्रदान करता है। यानी कि
जब सीखने का हम माहौल देंगे, सकारात्मक माहौल देंगे बच्चों को और उनकी ज़रूरतों को यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये टेक्निक हमारी काम आएगी और इसके माध्यम से बच्चे सीखना प्रारंभ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 60 हो जाएगा कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक छात्र संबंधों को कैसे बेहतर बनाता है, यानी कि हाउ टू कैन एजुकेशनल साइकोलॉजी इम्प्रूव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो छात्रों की जो मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि उनको प्रेरणा देना, उनको उत्तेजना देना, उनको जो सामाजिक गतिशीलता होती है उसमें कैसे संबंध स्थापित करना, कैसे उनके साथ में समन्वय स्थापित करना, ये सारी चीज़ें समझ करके उनको वहाँ पे एक कम्युनिकेशन स्थापित करना, शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ में अधिक प्रभावी तरीके से सहानुभूति स्थापित करना, ये सभी चीज़ें किसके माध्यम से वो सीखते हैं, वो शैक्षिक मनोविज्ञान के शिक्षक छात्र संबंध के माध्यम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि थार्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या है। तो आप लोग जानते हैं थार्नडाइक को अच्छे से पढ़ाया भी गया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था और उस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आप लोग जानते हैं कि इन्होंने थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था और बिल्ली को कैसे इन्होंने सिखाया कि वो पजल दबाए और फिर दरवाज़ा खुले। तो ये पूरा आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया गया था। अवस्थाओं की जिक्र यहाँ पे जीन पियाजे ने किया था। तो यहाँ पे प्रभाव का नियम पूछा गया है। तो थार्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो जो संतोषजनक परिणामों के बाद होने वाले व्यवहार के दोहराव किए जाने की संभावना होती है, जबकि अप्रिय परिणामों के बाद होने वाले व्यवहारों के दोहराव किए जाने की संभावना कम हो जाती है। यानी कि ये दोहराव का नियम या प्रभाव का नियम ये कहता है कि जैसे कि जब तक कोई चीज़ नहीं जानता है उस चीज़ को करने का बार बार वो प्रयास करता है और जब वही चीज़ वो जान जाता है तो उसको प्रयास नहीं करता है बल्कि वो एक बार में ही उस कार्य को संपन्न कर देता है। यानी कि एक बार में भी कर सकता है या फिर उसे नहीं भी समझ में आया तो 1 से 2 बार, तो वहाँ पे बहुत ही कम संभावनाएं बनती हैं कि वहाँ पे बार बार कोशिश करना। तो ये चीज़ें किसने कहा है, प्रभाव का नियम किसने दिया है, ये थार्नडाइक ने दिया है। और थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम इन्होंने ही दिया है। इनके गौड़ नियम और इनके बहुविषयक नियम, ये इस तरीके से इन्होंने पूरा अपना थ्योरी ही दे रखा है और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि सीखने की समझ में पावलोव ने किस तरह योगदान दिया। तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन या शास्त्रीय कंडीशनिंग की अवधारणा का विकास किया था और पावलोव ने सीखने के नियम में ये भी बताया था। और पावलोव ने किस पे प्रयोग किया, सबसे पहले तो ये बात करेंगे। तो पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था और थार्नडाइक ने बिल्ली पे। तो पावलोव ने जो सिद्धांत दिया ये बात करेंगे हम यहाँ पे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था और जिसमें इन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक तटस्थ उत्तेजना एक बिना शर्त उत्तेजना के साथ में जुड़ करके वातानुकूलित प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देता है। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जब तक आपके अंदर कोई उत्तेजना जागृत नहीं होगी तब तक आप किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि बच्चों के अंदर उत्तेजना जागृत करनी होती है और उसके माध्यम से बच्चे फिर सीखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि स्किनर के अनुसार ऑपरेटिव कंडीशनिंग क्या है। तो स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, स्किनर ने चिंपैंजी, बंदर और कबूतर पर प्रयोग किया था इन्होंने। तो ऑपरेटिव कंडीशनिंग सीखने की एक विधि है जो व्यवहार के लिए पुरस्कार और दंड के माध्यम से ये होती है, जहां व्यवहार को उनके परिणामों के आधार पर मजबूत या कमज़ोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि बंडूरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत ने किस पर जोर दिया है। तो बंडूरा का जो सिद्धांत था वो एक तरीके से अवलोकन का सिद्धांत था या कह लीजिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था।
तो इन्होंने ये बताया था कि जो भी बच्चे या व्यक्ति होते हैं जो सीखते हैं वो दूसरों की नकल करके भी सीखते हैं। तो इनके सिद्धांत में ये सबसे ज़्यादा बताया गया कि ये अवलोकन संबंधी सीखने का सिद्धांत है। नकल करके, मॉडलिंग के महत्व पर जोर दे करके यहाँ पे एक दूसरे को देख करके नए नए व्यवहार बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का वर्णन कैसे किया। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान की थी और इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके और भी नाम हैं, जैसे कि इसको अवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था। इनके 4 बच्चे थे, उन 4 बच्चों पे इन्होंने प्रयोग किया था और चारों की जो अवस्थाएं थीं वो अलग अलग थीं। तो इन्होंने 4 जो अवस्थाएं दी थी उसमें सबसे पहले इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आता है, जिसको संवेदीगामक अवस्था भी बोलते हैं, और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऐसे ही इन्होंने अलग 4 जो अवस्थाएं बताई थी वो किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था और इन्होंने अपने बच्चे पर ही प्रयोग किया था। तो इन्होंने 4 अवस्थाओं के नाम बताए। पहला क्या था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि संवेदीगामक अवस्था जिसको बोल सकते हैं, और दूसरा था प्राक संक्रियात्मक अवस्था जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है कि वाइगोस्की की समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD का सिद्धांत क्या है। तो ZPD जो है ये आपका, इसका पहले फुल फॉर्म जानेंगे, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका आपका फुल फॉर्म है। यह देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। तो वाइगोस्की की समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ये आपके हिंदी नेम है और ये आपके इंग्लिश नेम है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ZPD कार्यों की वह श्रेणी होती है जिसमें जो बच्चा है वो दूसरों की सहायता और मार्गदर्शन से यहाँ पे सीखता है, लेकिन अभी तक वो स्वतंत्र रूप से यहाँ कार्य नहीं कर सकता है, जो सीखने में उसके सामाजिक संपर्क की एक भूमिका निभा रही होती है। यानी कि जो बच्चा यहाँ पे सीख रहा होता है, या उसके घर वाले या उसके बाहर वाले या फिर उसके समाज वाले उसको जब वहाँ पे सहायता दे रहे होते हैं, तभी वो बच्चा यहाँ पे कुछ सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 67 की, कि सीखने की विभिन्न शैलियाँ क्या हैं। तो सीखने की जो विभिन्न शैली होती है उसमें आपके दृश्य आता है, श्रवण आता है, गतिज आता है, पढ़ना लिखना आता है, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं इसमें सीखने की विभिन्न शैलियों में। इसमें आपके स्थूलगामक और आपके सूक्ष्म मोटर कौशल ये सभी होते हैं जिनके माध्यम से बच्चे सीखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि शिक्षक कक्षा में विभिन्न सीखने की शैलियों को कैसे समायोजित कर सकते हैं। तो विभिन्न जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, जैसे कि इसमें दृश्य सहायता, व्यवहारिक गतिविधियाँ, समूह चर्चा, लिखित सामग्री का उपयोग करके शिक्षक विभिन्न तरीके से बच्चों को समायोजित करके वहाँ पे सिखा सकते हैं। समायोजित का मतलब ये होता है कि इकट्ठा करके उन बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि हावर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई बहुबुद्धि की अवधारणा क्या है। तो हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि बहुआयामी होता है। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत भी दिया है जिसमें इन्होंने 8 सिद्धांत बताए हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और आपके सीटेट में यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, लगभग सभी सिद्धांत से पूछे जाते हैं। जीन पियाजे, थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, आपके बंडूरा साहब हैं और हावर्ड गार्डनर हैं, मैस्लो नाम है उनका, अब्राहम करके हैं। तो इन सभी के माध्यम से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके सीटेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं और यहाँ भी सिद्धांत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने भाषा, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, संगीतमय, शारीरिक, गतिज, पारस्परिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया था। अब आप इसको गिन भी सकते हैं, ये आपका भाषा 1 हो जाता है, तार्किक 2, ये गणितीय 3 हो जाएगा, स्थानिक 4 हो जाएगा, संगीत में 5, शारीरिक गतिज ये आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका
पारस्परिक ये आपका 7 हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक आपका और प्राकृतिक दोनों लगभग एक ही होते हैं, तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो इन्होंने बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने 8 बुद्धि के बारे में बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 70 हो जाएगा कि सीखने की शैलियों को समझने से छात्रों को कैसे लाभ हो सकता है। तो यह छात्रों को व्यक्तिगत अध्ययन की टेक्निक बताता है और कहीं ना कहीं इसमें बच्चों का स्वयं से विकास होता है। बच्चे स्वयं की मदद कर रहे होते हैं और उनको एक अलग से मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से बच्चे अपनी ही सहभागिता को दर्ज कराते हुए वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है कि गतिज शिक्षार्थी क्या है। तो गतिज शिक्षार्थी वह व्यक्ति होता है जो शारीरिक गतिविधियों, व्यवहारिक अनुभवों और गति के माध्यम से सबसे अच्छा सीखता है, सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि संस्कृति सीखने को कैसे प्रभावित करती है, यानी कि कल्चर आपका कैसे इफेक्ट डालता है लर्निंग पे। तो जो कल्चर होता है वो छात्रों के मूल्यों, विश्वासों, व्यवहारों और संचार शैलियों को आकार देती है। इस प्रकार से वे जानकारी हासिल करते हैं, उस जानकारी को समझते हैं और कैसे होता है इन सभी चीज़ों को माइंड में सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 73 की कि सीखने में भाषा की क्या भूमिका है। तो भाषा आप जानते ही हैं, इसके माध्यम से ही हम कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने रखते हैं। संप्रेषण का पूरा कार्य हमारा जो होता है वो भाषा के माध्यम से ही होता है। और कोई भी भाषा हो, लिखित भाषा हो और मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, भाषा के माध्यम से ही सब चीज़ें संभव होती हैं। संप्रेषण, कम्युनिकेशन या फिर कह लीजिए कि जो आदान प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास होता है, संचार और ज्ञान तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण ये उपकरण माना जाता है और यह प्रभावित कर सकती है कि छात्र पाठ्यक्रम को कैसे समझते और कैसे उससे जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है कि सामाजिक आर्थिक कारक सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक आर्थिक कारक जो हैं वो शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच, माता पिता की भागीदारी, स्वास्थ्य और पोषण और समग्र शैक्षणिक उपलब्धि को ये प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि बच्चे के सीखने पर पारिवारिक पृष्ठभूमि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो माता पिता की शिक्षा, सीखने के प्रति दृष्टिकोण और घर के माहौल सहित पारिवारिक पृष्ठभूमि बच्चे की जो शैक्षणिक सफलता है और प्रेरणा है उसको ये महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76 कि शिक्षक कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक अंतरों को कैसे संबोधित कर सकते हैं। तो समावेशी जो पाठ्यक्रम बना करके हम शिक्षा ग्रहण कराते हैं बच्चों को, उसमें सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण विधियों का हम उपयोग अगर करें तो उसमें सम्मान और समझ के माहौल को बढ़ावा दे करके शिक्षक कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक अंतरों को अक्सर वहाँ पे संबोधित करके बच्चों को सिखा सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 77 कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना, जिसको IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, ये क्या है। तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान जो है आपका, ये अनुकूलित शैक्षिक योजना होती है जिसे दिव्यांग छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित किया गया है, जिसमें विशिष्ट लक्ष्य, समायोजन और सेवाएं बताई गई हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है कि शिक्षक सीखने की क्षमता वाले छात्रों की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो विभेदित निर्देश प्रदान करके और सहायक टेक्निक के माध्यम से, असाइनमेंट दे करके, अतिरिक्त समय दे करके, साक्ष्य आधारित जो शिक्षण रणनीतियां हैं या टेक्निक्स हैं उसको लागू करके जो शिक्षक होता है वो सीखने की क्षमता को छात्रों की सहायता कर सकते हैं इसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आपका 79 की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप का क्या महत्व है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ये आपका क्वेश्चन है।
तो प्रारंभिक हस्तक्षेप जो होता है वो विकासात्मक परिणामों में महत्वपूर्ण रूप से सुधार कर सकता है। बच्चों को आवश्यक कौशल यहाँ हासिल करने में ये मदद करता है और अधिक गहन सहायता की आवश्यकता को भी यहाँ पे कम कर सकता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 80 कि समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को कैसे लाभ पहुंचाती है। तो समावेशी शिक्षा आप जानते हैं ये विविधता होती है एक तरीके से, क्योंकि इसमें सामान्य और दिव्यांग दोनों बच्चे बैठकर पढ़ते हैं एक ही साथ। इसमें सहानुभूति होती है, सामाजिक सामंजस्य होता है और छात्र एक दूसरे के अनुभवों को यहाँ पर जानते हैं और एक दूसरे से भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखने का अवसर पाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 81 कि कक्षा में ADHD वाले छात्रों की सहायता के लिए किन रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है। तो कक्षा में ADHD वाले छात्रों की सहायता के लिए रणनीतियों में संचरित दिनचर्या प्रदान करना, कार्यों को प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना, दृश्य सहायता का उपयोग करना और नियमित ब्रेक देना और व्यवहार संबंधी टेक्निक का उपयोग करके ये जो है छात्रों की सहायता के लिए एक रणनीति या टेक्निक तैयार कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 82 कि शिक्षक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले छात्रों को कैसे समायोजित कर सकते हैं। तो स्पष्ट और सुसंगत संचार का उपयोग करके, दृश्य कार्यक्रम प्रदान करके, संवेदी अनुकूलन वातावरण प्रदान करके और सामाजिक कौशल सिखा करके बच्चों को ये कहीं ना कहीं ASD वाले छात्रों को समायोजित कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 83 कि मुख्यधारा की कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ चुनौतियां क्या होती हैं। तो मुख्यधारा की कक्षाओं में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके द्वारा सामना जो किया जाता है, उनमें जो चुनौतियों में देखा जाता है वो सबसे पहले आपका सामाजिक अलगाव को देखा जाता है। समाज में ही सबसे ज़्यादा उनको निंदा और हर चीज़ें झेलने को मिलती हैं। बदमाशी होता है और निर्देश की गति को बनाए रखने में कठिनाई, अपर्याप्त समर्थन और संसाधन अगर नहीं वहाँ पे उपलब्ध हैं तो ये भी एक चुनौती के रूप में सामने आता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 84 कि विशेष जो शिक्षक हैं वो आवश्यकता वाले छात्रों के लिए एक सहायक शिक्षण वातावरण कैसे प्रदान कर सकते हैं। तो समावेशी संस्कृति को ये बढ़ावा दे करके, विशेष शिक्षा पेशेवरों के साथ में सहयोग करके, निर्देश को अलग अलग करके और विकास की मानसिकता को यहाँ पे बढ़ावा दे करके जो शिक्षक हैं वो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए एक सहायक वातावरण वहाँ पे दे सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 85 क्वेश्चन कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्र जो हैं वो अपने बच्चों का समर्थन विशेष आवश्यकता वाले अपने बच्चों का समर्थन करने में माता पिता की क्या भूमिका होती है। तो इसमें माता पिता की भूमिका पूछा गया है तो आपको मात्र 2 ही 3 लाइन में लिखना होता है। माता पिता की भूमिका वैसे भी आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे हमें 2 ही 3 लाइन में और सटीक लिखना है। तो फिर हम देखेंगे कि माता पिता अपने बच्चे की ज़रूरतों की वकालत करते हैं, ये भी सही बात है। शिक्षकों के सहयोग में भी लगे रहते हैं। अगर शिक्षक इसका सहयोग नहीं करेंगे तो फिर बच्चे को शिक्षक समझ नहीं पाएगा। सहायक घरेलू वातावरण उनको प्रदान करते हैं और घर पर ही सीखने की टेक्निक को भी ये कहीं ना कहीं मजबूत करते हैं जिससे उनके बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। तो ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग सब्जेक्ट से आपके 85 क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप के करा दिए गए हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों के ये निचोड़ हैं। तो आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे वीडियोज में आपको लगभग 30 से 25 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तक आप लोगों को यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो आप लोग
हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो आपकी भी तैयारी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट हम वीडियो में जो मिलेंगे वो हम मिलेंगे यूनिट 4 के साथ में, जो कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं और विभिन्न दिव्यांगताओं वाले बच्चों के लिए उनके निहितार्थ के बारे में बात करेगा। इसमें भी आपके 5 चैप्टर होंगे और 5 यूनिट्स होंगे, 5 चैप्टर होंगे, जिसमें आपके 25 से 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हल कराए जाएंगे। तो यूनिट 4 में आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये रहे आपको 110 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं, 20 से 25 क्वेश्चन लगभग आपको यहाँ पे करने रहेंगे यूनिट 4 के। तो चलिए आप लोग इंजॉय करिए। जो क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों ने नहीं किए हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको PDF चाहिए तो आप स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से आप ये PDF ले सकते हैं।